अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, साजिद तारड़ साहब ने जॉइन किया है। सर को हम सुनते रहते हैं, आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया है। My pleasure. Thank you, Arzu, to have me. और सर, आज बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें कई चीजें ऐसी जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो झूठी साबित हुई, जिसमें कि उनके लेटर की भी बात हुई है। ये भी जो उन्होंने कहा था कि जी मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उधर से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो भी गलत साबित हो गया। और साथ साथ उन्होंने जैसे कि आर्मी चीफ का कहा कि वो भी जो है रिटायर हो रहे हैं नवंबर में और कोई प्रोग्राम नहीं है उनका आगे एक्सटेंशन लेने का। किस तरह से देखते हैं सर आप आज की ब्रीफिंग को? मैं 10 मैंने पॉइंट मैंने नोट किए आज की जो आज का दिन था, खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब के सारे नरेटिव को जो 2 दिन से तो नहीं बल्कि पहले से इन्होंने जो इंटरनेशनल एक कहा कि मैं एक इतना बड़ा लीडर बन चुका हूं कि मुझे सारी दुनिया जो है वो निकालने के लिए कोशिशें कर रही है, तो सारे उस गुब्बारे से आज हवा निकाल दी उन्होंने। अब देखें अगले जलसे में कौन सा चूरन बेचते हैं ये। लेकिन जो 10 पॉइंट मैंने जो नोट किए वो जो एक तो आप ये खुद कह चुके हैं एनआरओ के हवाले से कि ये कहते थे जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑप्शन दिए, हालांकि खुद बुला के ये ऑप्शन भेजते रहे हैं और उन्होंने रिफ्यूज किया था आगे से अपोजिशन ने उस वक्त की। बल्कि इनके एनआरओ की मिन्नतें करते रहे नैब के केसों से बचाया जाए, बिलावल साहब को बना लें, ये कर लें वो कर लें। तो ये खान साहब की जो बाहर बातें बताते हैं, कहते हैं 56 इंच की छाती इनकी, वहां वो सिर्फ अवाम के लिए है। वो आखिरी वक्त में बड़े बेआबरू के होके इस कूचे से निकले थे वो। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जो एक इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि धमकी आमेज मरासला आ गया। एक तो उन्होंने कहा उसमें कोई वर्ड्स कॉन्स्पिरेसी आई नहीं। और मैंने सबसे पहले शुरू इस वजह से किया है कि इस मुल्क का दिफा वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं था, वो आर्मी के कंट्रोल में है। और उन्होंने आज ये कहा है कि हमने सिर्फ सफारती अल्फाज के लिए एहतजाज किया है, हमने उसको एज ए थ्रेट नहीं लिया उसको। तो खान साहब को चाहिए कि अब ये इसको फुल स्टॉप लगाएं प्लीज। इसके ऊपर बिल्कुल ये जो इन्होंने कहा है ना कि मुझे धमकियां दी तो मुझे निकाला जा रहा है, तो वो नहीं। और दूसरी बात आपने की एनआरओ की, ये कहते थे जी वो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है। उन्होंने दूसरी दफा ये कहा है कि हमने नहीं कहा, ये इनकी खुद प्रपोजल्स की टीम, और इन्होंने कहा था जाके आप पीडीएम से बात करें। तीसरा उन्होंने बात की कि अदालत ये बार बार चीख रहे हैं कि मैंने क्या जुर्म किया है जो रात को अदालतें खुली हैं। उसका जवाब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ईवान खुल सकता है, अगर असेंबली चल सकती रात को तो अदालतों को रात को खुलने में क्या तकलीफ है भाई। चौथा उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ ये इस वक्त आर्मी के खिलाफ इन्होंने जो कैंपेन शुरू कर रखी है, हम उस पर एक्शन लेंगे, लेना भी चाहिए। और दूसरा आपने बताया कि एक तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात उन्होंने कहा जी वो एक यहाँ पे ये भी रूमर्स ये उड़ाते थे कि शायद खान साहब उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, तो ये तब मसाइल बने हैं। आज उन्होंने वो क्लैरिफाई कर दिया। फिर इस क्वेश्चन को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बाजवा साहब ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्यों नहीं आए। उन्होंने बताया उनकी तबीयत नासाज थी, और मैंने भी कंफर्म किया कि बाजवा साहब को बैक का प्रॉब्लम था, उनको बैक में दर्द थी। फिर उन्होंने ये जो बार बार आज इन्होंने हीरो बनने की कोशिश की वहां पे कि जी मैं एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर उसकी भी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा भाई हवाई अड्डे तो मांगे ही नहीं उन्होंने। हालांकि इनके अपने वो मोहित यूसुफ साहब भी कह चुके हैं कि अड्डे किसी ने नहीं मांगे थे भाई, ये उसका भी खत्म कर दिया। अब आगे जो बात चली, जो खासकर बहुत सेंसिटिव मैटर था एटॉमिक एसेट्स हमारे जो है उस पे, और उन्होंने उस पे भी कहा कि वो सेफ हैंड में, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। वो पहले भी इनके कंट्रोल में नहीं थे भाई, ये तो बच्चे हैं, तो लौटे पाड़े अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे इकट्ठे करके फिर रहे हैं उनको साथ में। और जो आखिरी में जो चीज कहूंगा खासकर इस मजमे में और अकट के बारे में, इनके एडवाइजर्स और इन्होंने जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया बना लिया साथ अपने, वो इन्होंने ट्वीट किए। उन्होंने कहा जी ये एक ने तो कहा जी सैटेलाइट से नजर आ रहा है पेशावर। वो बंदा हर अपनी स्पीच को आरजू द्रूद शरीफ के साथ शुरू करता है, तो ट्वीट देखें उसकी कि वो पता नहीं किस कॉन्टिनेंट की तस्वीर खींच के उसने लगा दी। और दूसरा बंदा है उसने लगा दी है कि ARY नंबर 1 चैनल है,
वो पता किया, आज किसी ने, वो भी फेक है। तो मजमे के हवाले से गलत खबरें की असल में दे आर मास्टर्स हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, और झूठ इस तवातर के साथ बोलते हैं कि वो बस क्या कहें। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद एंड पे ये कहूंगा मैं कि जो मर्जी इनको पेश कर लें, इनको जो मानने वाले हैं वो कह देते हैं नहीं जी अमेरिका ने सबको खरीद लिया। बिल्कुल सर, यही हो रहा है। नहीं देखे, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीद रहा थी अमेरिका में? वहां पे आपके तो पीटीआई के अपने लोगों ने वहां बगावत कर दी, उनको भी खरीद लेना अमेरिका। तो लेकिन ये कि इनका कोई नरेटिव, और जो दो चीजें हैं एंड पे खासकर ऐड करना चाहूंगा, वो दो चीजें ये हैं कि एक तो इन्होंने 2 दिन के अंदर ही यू टर्न ये मारा है कि शौकत तरीन साहब ने तो सारा चट्टा निकाल दिया। उन्होंने कहा जी इनके पास प्लान ही कोई नहीं था, हम करते क्या, इनके पास कोई भी इकोनॉमिक प्लान मौजूद नहीं था, और जब तक हम प्लान बनाते रहे बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल, एक उसने हवा निकाल दी। दूसरी, आज इन्होंने एडमिट कर लिया कि फाइज ईसा जो है वो मैं उस पर शर्मिंदा हूं, मुझे वर्गलाया गया, मैं तो मासूम आदमी था, मुझे वर्गला के ये सारा काम कर लिया। ये अभी दूसरा दिन है, अभी अगला दिन नहीं चढ़ा है, अभी अगला चढ़ेगा तो अभी तो बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत कुछ निकलेगा ये। लेकिन ये ISPR की कॉन्फ्रेंस ने काफी हद तक मिजाज ठीक कर दिया इनका, और मैं ये चाहिए था क्योंकि ये गले पड़ रहे थे। ये अब इन्होंने ये जो एक कहते हैं कि आलमी ताकत है, तो पूरा OIC बन के बैठे हुए हैं ना, ये तो इस्लाम के ठेकेदार हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस आरजू इस चीज पे है कि फजलुर रहमान साहब के बैग यार्ड में जाकर पेशावर में उन्होंने उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहे 30 साल से आप इस्लाम बेच रहे हैं, तो भाई आपके जलसे का नाम भी तो अमर बिन मारूफ था। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो इस्लाम बेच रहे हैं। वो 30 साल से आपने अभी 2 साल से बेचना शुरू किया। बुनियाद तो आपकी नए पाकिस्तान की थी, लेकिन आपने भी यूटर्न मार के वहीं ले गए आप। सर गेटअप तो एकदम बदल गया उनका, उन्होंने अचानक ही टी शर्ट और जीन्स और जॉगर्स पहनने शुरू कर दिए। तस्बीह भी हाथ से गायब हो चुकी है इमरान खान साहब के। लेकिन साथ साथ वो फोटोशॉप की भी पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी जो पेशावर जलसे की लोगों ने लगाई हैं, और बताया कि वहां पे कितना क्राउड था और इन्होंने क्या दिखाया। लेकिन सर आगे इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग जो पकड़े गए सोशल मीडिया पर, जो आर्मी के खिलाफ और दूसरे इदारों के खिलाफ बोल रहे थे, उनमें से एक जो उनका हेड है फिलहाल, उसने कहा है कि जी मुझे फवाद चौधरी ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। तो फवाद चौधरी साहब भी उस रडार के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब है अब आपको लग रहा है अब ये रुकेंगे, कोई शर्म करेंगे या ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि इनके पास ये कौन, पीटीआई के सपोर्टर कौन है। पीटीआई का सपोर्टर था जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, और ज्यादातर उनमें से अच्छे अच्छे घरों के लड़के हैं। उन्होंने आज तक थाने की शक्ल नहीं देखी। वो थाने में 2-2 थप्पड़ों के साथ उन्होंने खत्म हो जाना सारी, उनकी सारी ये नए पाकिस्तान की हवा निकल जानी 2 थप्पड़ों के साथ। ये क्योंकि दूसरी पार्टियां, नून लीग वाले कारोबारी लोग हैं, जियाले जो हैं उन्होंने कोड़े खाए हुए हैं, उन्होंने तशद्दुद, उन्होंने बड़ा कुछ उन्होंने सीखा हुआ। इन बच्चों ने अभी तक सीखा कुछ नहीं, ये सीखेंगे और बड़े जल्दी सीख जाएंगे। मैंने आपको कहा था, मेरा अपना एनालिसिस ये है, ये पहला महीना है इनका घर जाने का। इस महीने के अंदर टोन सेट हो जाएगी कि आगे कहां जाएंगे, और उसके बाद 3 से 4 महीने, अगर 4 महीने इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई उसके बाद इस तरह जाएगी जिस तरह हाथ से रेत जाती। उसकी वजह ये है जी, क्योंकि इन्होंने इतनी दफा अपने मैंडेट को चेंज किया। मैंडेट ये लेकर आए थे अकाउंटेबिलिटी का, रिफॉर्म्स का, उससे चेंज करके इन्होंने अपना मैंडेट जो है उसको इस्लामिक रंग दिया। उसके बाद उन्होंने मैंडेट चेंज करके उसको ले गए। ये मेरा मकसद है कि आप इस वक्त खड़े हैं अमेरिका के खिलाफ, हालते जंग में। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स, मैंडेट को बहुत दफा चेंज किया। बच्चे बोर हो चुके हैं। ये बच्चे इकट्ठे होते थे डीजे बट के गाने सुनने के लिए, तो अब वो मोड खराब हो चुका है। अब सिर्फ ये है कि अब देखें हमारे इदारे कितनी जल्दी इनको घरों में भेजते हैं। लेकिन जाना इनमें से ना, मैंने बताया ज्यादातर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह कल जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि खान साहब तो खुद छिपकली से डरते हैं। उन्होंने कहा थाने में गए तो ये गोरा साहब जो है ये तो 8 घंटे नहीं निकाल सकेगा वहां।
ये बात तो लेकिन मैं एग्री करता हूँ, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, इसलिए कि ये कभी गए ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है, और जरदारी साहब से तो ये खैर ये मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत बार जेल गए। लेकिन मैं सर जी आरजू, इससे पहले कि आगे चले, मैं जरदारी साहब की बातों को हमेशा हमेशा एंजॉय करता हूँ। एक बात उनकी मुझे बड़ी जो मैंने गौर से सुनी, उन्होंने कहा मैं कोट लखपत जेल में था, तो वहां मुझे उसी कमरे में रखा गया जहां भट्टो साहब थे, और उस कमरे के बाहर उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया था भट्टो साहब ने, तो मैंने उसका फल भी खाया, और उसके बाद मैंने खुद एक आम का पेड़ लगाया, और मैं रिहाई पर उसका फल भी खा के निकला था। बिल्कुल। लेकिन सर ये जरूर है कि इतने अभी 1-2 साल में जो कुछ हुआ और जिस तरह से एक्टिव किया है जरदारी साहब ने अपोजिशन की पार्टीज को, तो उससे कम से कम मैं तो उनकी बड़ी फैन हो गई हूँ। मतलब हैरत है कि जिस तरह से उन्होंने सबको जमा कर लिया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, वो कहते हैं जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए यू नीड पीएचडी। एग्जैक्टली तो बिल्कुल जो उनके मुखालिफ है शायद वो भी उनकी इस क्वालिटी को सराहते होंगे। लेकिन सर एक चीज और है, और वो ये कि बहुत से, जैसे कि आप अमेरिका में है तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी कि इनके बहुत से लोग ऐसे हैं इमरान खान की पार्टी के जो कि जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है, पासपोर्ट है, जॉब्स है, और वो यहाँ पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो क्या अमेरिका में वहां की गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल्स कोई नोटिस कर रहा है इस चीज को कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनके खिलाफ? देखिए, मैंने देखा यहाँ पर एक तो देखिए मुझे बड़ा सख्त ताज्जुब हुआ कि अमेरिकन सिटीजन अपने मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके नारे लगा रहे। देखिए क्या क्या कितना तजाद है। लेकिन इनका इनका सारा जो है ये नशा तो उतार दिया मतीउल्लाह जान ने। अगले दिन गिल साहब के सामने खड़े होकर उसने कहा कि आप तो अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और आपके बच्चे अभी अमेरिका में बैठे हैं, तो आप कंडेम क्यों नहीं करते अमेरिका? तो सर आपका रुका था, आप रिपीट कर देंगे क्योंकि वो रुक गए, आपका इंटरनेट रुक गया था। नहीं, मैं ये कहने लगा था कि उन लोगों के लिए जो हमारे जर्नलिस्ट है मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने गिल साहब से जो अगले दिन कंसल्टेशन की और उन्होंने कहा जी कि आपके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, आप अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, आप खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और सारी दुनिया को, कौम के बच्चों को आप अमेरिका के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो उसी से नजर आता है कि किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी बिल्कुल, बल्कि अगर आरजू वो सुन रहे हैं कि अगर आपको अमेरिका अच्छा नहीं लगता तो वापस चले जाए। कौन सा आपको किसी ने जबरदस्ती रखा है यहाँ? जाके मदद करें खान साहब की पाकिस्तान में, छोड़े अमेरिकन सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड, लानत भेजे इन पे, इस सिस्टम पे। यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन हो आप अपने मादरे मिल्लत की जाके खिदमत करो वहां पे जाके। खान साहब का नया पाकिस्तान बनाओ, जाके अमर बिन मारूफ में जाके उसमें शमूलियत इख्तियार करो। देखें यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत बात है। मैंने हमेशा आरजू, मैं खुद अमेरिकन सिटीजन एंड आई लव दिस कंट्री फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन। जिस दिन मुझे मैं अमेरिका की पॉलिसी से डिसएग्री करूंगा, मैं यहां से छोड़ के वापस आ जाऊंगा। नहीं, और सर इनको करना भी नहीं चाहिए, अगर इतना प्रॉब्लम है तो ये जो है वापस आ जाए। मगर एक चीज और सर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी इमरान खान अगर पसंद नहीं है किसी को तो ठीक है, नहीं पसंद, लेकिन उसके बदले आप जो है वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन को पसंद नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने भी बहुत करप्शन की है, केसेस हैं। तो इस चीज को कैसे आप देखते हैं, फिर किस तरह से उनको जवाब दिया जाए? देखिए, जवाब उनसे मैं अगर जाती तौर पे देखे, मैं खुद मैं पीटीआई के, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आम मुतासरीन पीटीआई हूँ, क्योंकि मैं खुद पीटीआई के लिए मैं इनकी एडवोकेसी करता रहा हूँ, इनके लिए दुआएं मांगता रहा हूँ, और मैंने भी अपने मुल्क के पाकिस्तान में एक तब्दीली का ख्वाब देखा था। ये जुर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने उन लोगों से ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अब आखिरी दौर में इस वक्त तो यहाँ तक मैं बल्कि अदारिये पढ़ रहा था कि लोग वेट कर रहे थे कि फौज आ जाए, इनसे अच्छा तो फौज आ जाए। हालांकि अमरीयत को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इन्होंने अब इतना बेजार कर लिया था आखिरी दिनों में। देखिए बच्चों वाली हरकत, देखिए ये आरिफ अलवी साहब बहाना बना के चले गए, मेरी तबीयत खराब है, ये बच्चों वाली हरकत है। भाई जाना रिजाइन करके चले जाओ, आप डिसएग्री कर तो घर चले जाओ। अब बच्चों वाली बात, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे नहीं खेलूंगा, आपने मुझे आंख मारी है, कैसी बातें कर रहे हो यार? वही खान साहब, आपके पास तादाद मौजूद नहीं है, आपके पास एमएनए मौजूद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती वहां बैठे हुए। और आजकल जो नारा लगा रहे, हकीकी आजादी का नारा लगा रही है, और बार बार कह रहे हैं
हम जबरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। यार किस तरह कर सकते हो भी आप? और दूसरा हालांकि सर इनको ओथ लेना चाहिए था, इनको, हालांकि इनको शहबाज शरीफ साहब से ओथ लेना चाहिए था। ये कोई घर का फंक्शन थोड़ी हो रहा था इनके कि मैं नहीं आ रहा। लेकिन वो तो रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में होता है ना। हाँ। वहां जहां आपकी जमहूरी तरबियत हो, जहां आपकी सियासी तरबियत हो और आपका करैक्टर हो, वहां ये चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब एक बाइज्जत पुरवकार सियासी एजुकेटेड लीडर होते, जिस दिन MQM ने छोड़ा था शाम को रिजाइन करके घर चले जाते इज्जत के साथ। लेकिन वो इनकी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। अब जो रिजाइन कर रहे हैं कौमी असम्बली से, ये सबसे बड़ा गैर जमहूरी एक्शन है ये, कि अगर आप जब कैच आउट हो जाए तो विकेट उठा के भाग जाए आप, बिल्कुल उसके मुतरादिफ है ये जमहूरी सिचुएशन में तो नहीं है इस तरह। इंडिया में 27 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, 27 दफा। लेकिन यहाँ पे ये एक सियासी तरबियत करना नहीं चाहते, जमहूरी तरबियत ही नहीं करना चाहते एक दूसरे की। आगे बार बार कहते हैं बच्चे माफ नहीं करेंगे, आपके बच्चे तो इंग्लैंड में बैठे हैं, इन बच्चों को सियासी तरबियत की जरूरत है, इनको जमहूरी तरबियत की जरूरत है। और इन्होंने बिल्कुल ये मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को। ये ज्यादती हो रही है, बिल्कुल भी जो हो रहा है पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। मैं समझूंगा कि इनको, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला इनको राह हिदायत पर लेकर आए और ये कुछ जमहूरी चीजें सिखाएं बच्चों को। ये अपोजिशन में बैठना, हुकूमत में जाना, दिस इज पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। देखें, आपका 1.5 साल रह गया था, फिर भी आपने घर जाना था। ये आपके वालिद साहब की नहीं थी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था, आपने फिर भी घर जाना था। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अगर ये रहते, इनका तो प्रोग्राम यही था कि मैं कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल यही रहूंगा। जिस तरह इनके कई वजीर कहना शुरू हो गए थे कि इस मुल्क में तब्दीली के लिए 20 साल चाहिए, 15 साल चाहिए। और जिस तरीके से खान साहब बार बार चाइना की तारीफें शुरू कर दी थी, वन पार्टी रूल कम्युनिज्म की तारीफें शुरू कर दी, इनके इरादे कोई बाइज्जत इरादे नहीं थे। ये सारा दिन वो मैकावेली की वो किताब है प्रिंस पढ़ते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं। और मैं आपकी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मैकावेली आपने नहीं पढ़ा तो वो कोई बाइज्जत पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं था। वो उसका तो असूल ये था कि देयर आर नो मॉरल्स इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये तो फिर एक तरफ आप कहें रियासत मदीना हजरत उमर की मिसालें दे और दूसरी साइड पे आप कहें कि नो मोरालिटी, मेरा कोई करैक्टर ही नहीं, मैं मॉरल्स पे बिलीव ही नहीं करता, तो फिर तो ये खुला तजाद है इस चीज में। लेकिन सर अभी इन्होंने खैर बड़ी मुश्किल से, इन्होंने आज तो ये भी कहा था कल पेशावर में कि आखिर 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई, और वही जो ये नवाज शरीफ साहब को कहते थे अपने लिए शुरू हो गए कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन साथ साथ अगर हम शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि जो शुरू के उनके कुछ दिन अभी उन्होंने स्टार्ट ही लिया है, लेकिन कैसी परफॉर्मेंसेस लेके वो जो है डॉलर रेट भी कम हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो गई है। लेकिन हाँ, लोग ये बड़े नाराज है कि जी वो सुबह सुबह ऑफिस बुला लेते हैं रमजान में, तो 8 बजे आ जाइए। बल्कि मैं वो आपके पिछले सवाल का जवाब नहीं दे सका, वो ये था कि मैं ये बिलीव करता हूँ लोग चेंज हो जाते हैं, लोग मेच्योर हो जाते हैं, लोग सीख जाते हैं। इनकी तरह नहीं है, क्योंकि इनका तो पहला वाकया था। हो सकता है अगली दफा कहीं ये भी बाइज्जत तरीके से चले जाए कहीं से उठ के। लेकिन दूसरी पार्टियां जो है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अब मेच्योर हो चुके हैं, उन्होंने बड़ी मारें खा चुकी हैं, वो सऊदी अरब बड़ा अरसा रह चुके हैं, वो जेलें देख चुके हैं, मुकदमात का सामना कर चुके हैं। और लोग मेच्योर हो जाते हैं, एज के साथ साथ लोग मुहब्बे वतन हो जाते हैं, चीजें रिफॉर्म हो जाती हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में। वक्त एक साथ नहीं रहता, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उनको भी घर भेज दें, क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा और चॉइस क्या पाकिस्तान के पास? कोई चॉइस नहीं। देखिए, तब्दीली का ख्वाब हमने देख लिया कि ये अमीर लोगों के जो बिगड़े हुए बच्चे थे, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। आप ये देखें ना, शौकत तरीन साहब ने जो आपके सारे इकोनॉमिक इनका प्लान सामने रखा है, आंखें खुल गई हैं कि इस वक्त तकरीबन 5500 अरब रुपए का खसारा है, उसका बजट आ रहा है अगला। तो कौम के देखे ना, चीखें निकलेंगी। तो उसमें मेरा मकसद, उसमें करने वाले तो ये हैं, जितना आज तक, जितना शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन फरमाया कि इतना कर्जा 1947 से लेकर नहीं लिया जितना इन्होंने 3 सालों में ले लिया, जवाब देना उसका फिर। और जो ये बार बार कह रहे हैं सर कि ये तो 1947 में ही ले गए दोबारा मुल्क को, और हमने तो फिर जिहाद करना है, हमने तो दोबारा से आजाद करवाना है। कौन सी आजादी के नारे ये लगवा रहे थे? अभी जो आपने देखोगा कई क्लिप आए कि हम आजादी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं आजादी है? इनकी स्पीच के अंदर सिवाय गुस्सा, अनार, धमकियों, तशद्दुद, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे अफसोस हुआ है,
मैं समझ रहा था शायद अपने पहली स्पीच है इनकी घर जाने की, शायद कुछ अपनी गलतियों का एहसास करेंगे कि हमसे हमसे ये गलत फैसला हुआ, हमसे ये गलत फैसला हुआ, हम अगर दोबारा आए हुकूमत में तो हम ये करेंगे, हम इकॉनमी ऐसे बढ़ाएंगे, हम प्यार मोहब्बत किस तरह बढ़ाएंगे। मैं समझता था शायद कुछ तरह की हरकत करेंगे, लेकिन उसमें स्वाय गुस्सा और धमकियां थी। और उन्होंने बिलखसूस, मैं बल्कि ये कहूंगा, आपके वजीर ने टेलीग्राम भेजा था आपको, टेलेक्स किया था, केबल किया था, तो आपने क्या किया? आपके क्या ख्याल में इस्लामाबाद में जो इस वक्त बैठे हैं सारे एम्बेसडर, जब आपने ये कहा है कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो सेफ नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है वो केबलें नहीं भेज रहे वापस अपने मुल्कों में? वो भी तो अपने मुल्कों में केबलें भेज रहे हैं कि ये हालात है यहाँ पे, एटॉमिक एसिड से सेफ नहीं है। मैं तो समझता हूँ ISPR की मजबूरी बन चुकी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी स्पीच के बाद, ताकि दुनिया को आके बताएं कि नो नो नो, दिस मैन इज ही इज स्मोकिंग समथिंग, वी हैव अ कंट्रोल ओवर एटॉमिक एसिड्स। लेकिन सर ये इस तरह का इतना नॉन सीरियस स्टेटमेंट कैसे दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 साल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं जाके क्राउड में बोल रहे हैं। लेकिन देखें उसमें देखें आज भी एक आर्टिकल छपा बीबीसी के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद हैं, और सबसे बड़ी खामी खान साहब के साथ क्या है कि कानों के बहुत कच्चे हैं। खान साहब के एडवाइजर हैं बच्चे छोटे छोटे, ये यकीन करें जहां आज जो कुछ इनके साथ हो रहा है, इनके पुअर एडवाइजर, और ये खुद कानों के कच्चे हैं। जो इनको, मुझे किसी ने बताया था कि ये 3-4 आदमियों से एडवाइस लेते हैं, जो एडवाइस आखिरी आदमी देता है उस पर अमल कर लेते हैं। तो उसमें ये वजह है कि खान साहब को चाहिए, और मेरे ख्याल में आरजू, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मेरी एज खान साहब जितनी तो नहीं, लेकिन मैं सेल्फ एवेल्युएशन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अपने आप को एवेल्युएट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। हम चेंज होते रहते हैं एज के साथ साथ, हमारी सोच बदलती रहती है, हमारा नॉलेज बदलता रहता है, और हमें चाहिए कि अपनी ओपिनियन भी रखें, 2-3 आदमियों की ओपिनियन उनसे लें जो उनके फील्ड के मुताबिक हो, लेकिन फैसला खुद करें अच्छा बुरे का। लेकिन खान साहब ने ये जो इस तकरीर के अंदर कई दफा रेड लाइन को क्रॉस किया, और it was not a mature speech at all, and it was against the state of Pakistan. It was not against Pakistan, it was against the state of Pakistan. और जो सर ये लोगों को भड़का रहे हैं और लोग इनकी बातों में आके जो फ्लैग जला रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, कभी पासपोर्ट जला रहे हैं, उस सब को आप कैसे देखते हैं? साथ साथ ये भी बताइए कि ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है, जो कि कई पार्टीज में मिलके बनाएंगे और आगे भी ऐसा ही लग रहा है चलेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये एक साथ रह पाएंगे या फिर हम इनको देखेंगे कि ये अलग हो गए? नहीं, अगर मेरे ख्याल में इन्होंने इसको ज्यादा तूल देने की कोशिश की इस अपनी गवर्नमेंट को, तो उसमें खराबियां पैदा होंगी। लेकिन अगर जल्द ही एक अपना लाहेअमल बना लें तो उससे भी बेहतरी होगी, इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 6 से 7 महीने लग सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक ये इलेक्शन प्लान कर लें अपना, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से, मेरा ये रिक्वेस्ट होगी, मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतने ही इशू है अमेरिका के साथ, जो मेरे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे, उनको चाहिए कि फौरन 1 वे टिकट लें और ग्रीन कार्ड फाड़ें, अपना सिटीजनशिप वापस करें और घरों को चले जाएं। यही इसी में बेहतरी है। यहाँ रह के अपनी PTI के खिलाफ काम करने का क्या फायदा? और दूसरा ये कि पहले भी मैं आरजू आपको बताऊं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे सारे लोग यहाँ, मैं देखता हूँ दोस्त 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने जाना नहीं है। सारा दिन बैठ के, पहले भी PTI से पहले, इस वाक्य से पहले भी, सारा दिन घरों में बैठ के अमेरिका को गालियां निकालते हैं सारा दिन, और लो जी ये क्या हो गया जी, यहाँ पे ये फला ये वो, जिस तरह हमारे कहते हैं ना, अक्सर यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में एक जोक है कि लिकर स्टोर से बॉटल लेके निकलेंगे, लेकिन निकलते बार पूछेंगे हलाल गोश्त की दुकान किधर है। तो ये हमारे ये सोसाइटी का एक इशू है कि खाना भी यही, रहना भी यही इनका, और इन्हीं को गालियां देना। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, ये गलत बात है। नमक हलाली करनी चाहिए, जहां खाएं उनके साथ रहें, हमारा मजहब भी यही कहता है। लेकिन अगर डिसएग्री करते हैं तो यहाँ से चले जाए। कौन सा आपको किसी ने गन पॉइंट पे होल्ड करके अमेरिका में रखा हुआ है? आप खाएं भी इनका और इन्हीं के बारे में बातें करें, वो अच्छी तो नहीं है। पाकिस्तान में चले जाएं, आप PTI के लिए काम करें जाके वहां। सर डबल स्टैंडर्ड्स तो खैर इनके हैं ही PTI के, क्या अक्सर लोगों के यहाँ पर है। लेकिन सर साथ इन्होंने जो है वो लोगों से ये भी कहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी से, इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने, कि जी रेमिटेंस ना भेजें पाकिस्तान में।
हुंडी के जरिए भेज दें, कोई और तरीके से कर दें, मतलब गवर्नमेंट उनके के लिए सही तरीके से ना भेजें जी। उनके लिए अर्ज ये है कि जो मिडल ईस्ट से पैसा जाता है वो तो मजबूरी है उनकी, वहां वो ज्यादा पैसे रख भी नहीं सकते। या दूसरा इनके लिए अर्ज है, ये अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, आपको नहीं भेजते। कभी आपको तो उन्होंने शौकत खानम के पैसे दिए थे, वो भी आपने फॉरेन फंडिंग में, उसमें भी फ्रॉड लगा लिया, और फॉरेन फंडिंग का केस अभी पड़ा हुआ है। जो आप यहाँ से डोनेशन लेके जाते रहे हैं, आपने आप मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं उसमें। लेकिन हजूर अर्ज ये है, लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, आपको नहीं भेजते, वो उनकी मजबूरियां भेजते रहेंगे। रेमिटेंस यहां से जाने वाली रुक नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रुक सकती। और पहले आप कितने कामयाब थे, आपने किया भी क्या ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। आपने एक ऐसा बच्चा जाके वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी पोर्टफोलियो दिया था, जो खुद अपने प्राइवेट जहाज में ट्रेवल करता है, जो आपकी एटीएम मशीन थी। आपने हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी पे क्या नेकियां की? जीरो। आप बताएं ना, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आपने कुछ स्पेशल कोई अदालतें बनाई हैं, उनके कब्जे छुड़ाए हैं, या उनको प्रोटेक्शन दी है? आपने स्वाय ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटने के अलावा आपने किया भी क्या है? अगले दिन पीटीआई का जलसा आपने कराया इस्लामाबाद में, ओवरसीज पाकिस्तानी से, फिर उनसे पैसे लिए आपने, उन्हीं के खर्चे, उन्हीं से पैसे लेके उनके पोस्टर लगा दिए आपने। सर ये तो अब 100 रुपए मांगने पे उतर आए। ये देखिए, हर कारकुन कम से कम 100 रुपए जो है वो जमा कराए फंड में इमरान खान। बिल्कुल इस तरह ही है। पहले फॉरेन फंडिंग का केस आएगा तो इनके तारे इनको नजर आएंगे, क्योंकि वो मुझे उसमें बिल्कुल, मैंने उस पर बहुत रिसर्च की है। उसमें इन्होंने मैं शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए खुद पैसे देता रहा हूँ। आई वाज वन ऑफ द बिग डोनर। इन्होंने वहां से पैसे लेके पीटीआई को देते रहे हैं। इनके सवाल जवाब होंगे, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा ठोस सबूत मौजूद है। अभी तो फैसला इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि टाइम नाजुक चल रहा है वहां पे। जी सर, उसको फिर 30 दिन के लिए आगे कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से ताकि हालात ना खराब हो। लेकिन वो फैसला इनके हक में नहीं है। और देखें जुल्म खुदा का, जिस पार्टी का नाम ही इंसाफ है, उसने किस तरीके से इस केस को डिले किया, किस तरीके से फैसल वाडा को रिलीफ देते रहे, किस तरीके से उसकी एक मिनिस्ट्री खत्म हुई तो सेनेटर बना दिया। खुद की अपनी 2 नंबरियां देखें इनकी जरा, और हमारे लिए क्या है हजरत उमर की मिसाल है। और वो तो खैर सर इत्तेफाक से बाद में जो है उसका केस खुल गया और उसको निकाला गया, फैसल बावडा को। लेकिन सर यहाँ पे लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अब इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको 30 दिन के लिए रोक दिया गया, उसका फैसला नहीं आ रहा। साथ साथ इनको जो गिफ्ट्स मिले थे उसकी भी ये डिटेल्स देने को तैयार नहीं है कि कौन सी घड़ी मिली थी, कौन सा नेकलेस था, क्या था। ये सब चीजें जो है, इसके अलावा कई दूसरे केसेस भी हैं जिसमें सुनामी ट्री है और कई है। ये सब चीजें क्या इमरान खान को कहीं जेल पहुंचा देंगी? देखिए, मुझे भी लग रहा है या जेल में जाएंगे, या ये डिस्क्वालीफाई होंगे, या पार्टी जो है, बल्कि पार्टी के बारे में तो ये है कि वो लोग कई ऐसे पीटीआई के लीडर कह रहे हैं वो इनकी पार्टी नहीं है, वो तो और भी कई उसमें लीडर मौजूद हैं। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं इंतकाम तो नहीं, लेकिन हिसाब तो जरूर होगा। जहां लॉ वायलेट हुआ है उसका तो डिसीजन होगा, उसका तो चीजें निकलेंगी। और उसमें बहुत ज्यादा एक खौफनाक हद तक इंकशाफात हो रहे हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि तोशा खाना का, उसकी कई चीजें अभी जो मुझे नजर आ रहा है, आरजू के उसके अंदर कई लोग वादा माफ हुआ बने। जब कानून का शिकंजा थोड़ा टाइट होगा तो कई लोग जो उसमें इन्वॉल्व होंगे वो वादा माफ हुआ बनेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी। बल्कि इनको खुद को पता था, इसीलिए ये इस्लामाबाद से निकलते नहीं थे। इनको पता था कि अगर ये निकलेंगे, इनकी ग्रिप खत्म होगी तो हर चीज हवा की तरह हवा में उड़ जाएगी। जिस तरह रेत मुट्ठी से निकलती है, बिल्कुल इस तरह। क्योंकि इनके दौर में जो लौंडे लपाड़े थे उन्होंने बड़ा हाथ इस पे साफ किया पाकिस्तान पे, और इसी वजह से मुआशी जो है वो इस जगह पे आप जहां पहुंच चुके हैं, वो ऐसे तो नहीं आ गए ना। पैसा तो आपने जो कर्जा लिया है सारा बाहर से पैसा गया, वो किधर गया? अब ये बताएं, सिर्फ फरा बीबी का 2019 में जब ये सेनेट का टिकट दे रहे थे तो उसके गोशवारे 97 करोड़ रुपए के। एक खातून अपनी जिंदगी से शेखुपुरा माछी गांव से निकली, लाहौर आई, मॉडलिंग करती थी वो, जो मेरी नजर में एक बाइज्जत प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मॉडलिंग से 97 करोड़ नहीं कमाया। इतने सर यहाँ मिलते भी नहीं, मॉडलिंग में पाकिस्तान में इतने मिलते भी नहीं है। लेकिन सर साथ साथ इनके कई लोग हैं जिनको इन्होंने सेनेटर बनाया है, मिनिस्टर बनाया है। ऐसी ऐसी
खवातीन जो है वो मिनिस्टर बन के, मिनिस्टर ना सही लेकिन पार्लियामेंटेरियन बन के बैठी हैं, जिनको हम लोग जब मैं टीवी चैनल पे थी तो हम लोग उनको बुलाते नहीं थे कि भाई कोई ना मिले तो फिर बुला लेना वरना इनको ना बुलाना, तो उन लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिठा दिया। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में बिठाना कोई कसूर नहीं था, अरबपति बन चुके हैं वो, करोड़पति नहीं अरबपति हैं। तो ये कहीं ना कहीं से तो ये चीजें निकलेंगी, शुरू होगा बात। अब कितना दबा लेंगे, कितना आप छुपा लेंगे, कितने आईजी आप चेंज करेंगे, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज करेंगे। अब तो लोगों सारे वादा माफ बनेंगे वो। कई अफसरान जो है, मुझे खुद लिस्ट आई है पाकिस्तान से, जिन्होंने पैसे देकर अपनी अपॉइंटमेंट्स की है, वो बोलेंगे अब वो वादा माफ बनेंगे अब। तो निकलने वाली चीजें बड़ी जल्दी निकलने वाली। मैं बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान से सुन रहा हूँ बातें, मुझे डेली बेसिस पे मेरे दोस्त जो बताते हैं कि बहुत जल्दी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। FIA इज वर्किंग सेम डे से काम कर रही है, बल्कि उन्होंने इनके आखिरी दिनों में काम शुरू कर दिया था इनकी चीजों को पकड़ने के लिए। और वो एंटी करप्शन भी काम कर रही है, FIA भी काम कर रही है, और नैब में भी तब्दीलियां आ रही है। और कई लोग सर इनकी पार्टी में शुरू में जब पार्टी बनी थी या इलेक्शन से पहले कई अच्छे लोग इनके साथ थे, जिसमें जैसे आप जैसे लोग भी थे जो कि अकल की बात कर रहे होते थे इनसे, तो उनको तो खान साहब ने सबको साइड पे कर दिया कि नहीं, सिर्फ वही रह गए जो चमचागिरी करते थे। देखें, खान साहब को तनकीद पसंद नहीं थी। इनकी कैबिनेट की मीटिंग में कोई बंदा सवाल थोड़ा सा सख्त करता था, खान साहब उसका पोर्टफोलियो खत्म कर देते थे, उसको निकाल देते थे। खान साहब तो बिल्कुल दरबार जिस तरह लगता है अकबर बादशाह का, कसीदे गाने वालों को गवैये जो थे उनको ही प्रमोट करते रहे। उनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उन्होंने अपना बना लिया है, उसकी देख लेना उसके क्वालिफिकेशन क्या है, गालियों के अलावा और क्या है। जितनी ज्यादा गालियां दे, मैं आपको क्या कहता था कि इस्लामाबाद में यही रूमर मशहूर है, जो ज्यादा गालियां देता है वो खान साहब के उतना करीब है। देखें ना, जो गालियां देते हैं कितने करीब आ चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन उनका नुकसान भी उनको हुआ है। अब खुदा करे कि उनको समझ आ जाए और वो थोड़ा सा संभल जाए। नहीं, उसमें आरजू, जब आप 70 साल के हो जाते हैं ना, फिर आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप। आपकी ड्यूटी, वो आपकी तब्दील होने वाली, सीखने वाली उम्र गुजर चुकी है। अब ये सारे लोग आपको, आपके सारा जो आप बार बार कहते हैं 26 साल मैंने मेहनत की, आपकी 26 साल की मेहनत को रायगा करके ये बच्चे जो हैं वापस अपने लंदन, अमेरिका, कनाडा घरों को चले जाएंगे। आप भी लंदन चले जाएंगे अपने बच्चों के पास, मार खाएगा पीछे गरीब, और गरीब का जिनके नाम पे आपने कर्जे लिए हैं, जिनके आपने एयरपोर्टों को भी गिरवी रख के कर्जे ले लिए, तो पीछे मार तो वो खाएंगे ना, जिनका डॉलर जो है 200-250 तक जाएगा आगे। अल्लाह ना करे, बेहतरी की खबरें तो आ रही हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन इन लोगों ने कसर छोड़ी नहीं थी। बिल्कुल सर, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 190 पे पहुंचा दिया था डॉलर, लेकिन अब दोबारा 180 पे आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश अगर जारी रही तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो शायद थोड़ा बहुत काबू में कर सके जो डैमेजेस इमरान खान साहब करके जा चुके हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया आज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।